हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीटेट जनवरी 2024, ठीक है। और ये आपका पेपर है एनसीईआरटी का पेपर 2 है, जो कि जूनियर पेपर है आपका। और ये पार्ट 7 है आपका, जो कि सोशल साइंस से है, यानी जो सामाजिक विज्ञान का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आज आप लोगों के लिए लेके आए। ये पार्ट 7 है आपका, ठीक है। 1 to 6 पार्ट आपको करवा दिया गया है, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस है, ठीक है, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक है। अब बताना है कौन सा सिद्धांत जो है वो जैन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक है। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये जैन धर्म में कहा गया है, ठीक है। किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये भी आपका जैन सिद्धांत के अनुसार आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी नीचे दिए गए गुण का सही प्रयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जैन सिद्धांत हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है कथन, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया। उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है? तो पहला और दूसरा दोनों ही आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? यानी जो उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था उस घटना की याद में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? कौन सी जगह थी वो? तो वो जगह थी सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, ठीक है। कारण दिया है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, ठीक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? यानी कौन सा कथन है जो है बौद्ध संघ के बारे में सही है? तो देखिए, संघ भिक्षुणियों का एक संगठन था, ठीक है। भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, ठीक है। अब इसका नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसका भी राइट आंसर पहला और दूसरा दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, पहला क्या है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है। ये भी राइट है आपका, ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा है आपका, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये भी आपका राइट है, क्योंकि जो बौद्ध संघ था उसमें बच्चों को प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य था, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपका जो नहीं है वो है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन है, विहार बौद्ध भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया था, ठीक है। दूसरा है आपका, प्राय किसी धनी व्यापारी राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, कथन है आपका, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। कारण दिया है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था, ठीक है। उसमें दिया गया, आप देखिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित है। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला है आपका कथन, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। दूसरा है आपका, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। और तीसरा कथन है आपका,
इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। ठीक है, उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों ही आपके राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, और आप इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन में से इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बताना है किसके बारे में, उपनिषदों के बारे में। ठीक है, उपनिषद के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला आपका, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, दूसरा, इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तीसरा भी सही है आपका, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, उसके बाद है जो आपका नहीं होगा वो है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को वाद विवाद में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा है आपका, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, ये भी आपका राइट आंसर है। उसके बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ था, ये भी आपका राइट आंसर है। और जो नहीं है, जो उससे मेल खाता नहीं है, वो है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, दूसरा है आपका, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई थी। तीसरा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, पुरुषों को वस्त्रों से क्या त्याग देना, सब कुछ। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो राइट आंसर आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की रचना संबंधित है, कौन सी संस्कृत भाषा की रचना है। तो देखिए व्याकरण से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो व्याकरण से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी, इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना 2300 साल पहले हुई थी। अब इसके संस्थापक का नाम बताना है। तो संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, तो अर्थशास्त्र था। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था, तो अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, मतलब तीसरा नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आपको बताना है, जो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे उनके नाम बताने हैं। ठीक है, उनका कालक्रम, राज्यक्रम यानी शासन करने का जो क्रम है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त हुए, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, ये तीनों जो है सफल राजा हुए थे और राजाओं का सही वंशानुक्रम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था, तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं बताना है, कंधार, ब्रह्मगिरी, जोगढ़ या गिरनार। ठीक है, तो और लुम्बिनी। ठीक है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये 5 जगहों पे आपके क्या हुए थे, अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए थे। ठीक है, अशोक की जो शिलालेख है वो प्राप्त हुए थे। ठीक, उसके बाद है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कर और नजराना है उसके बारे में बताना है आपको। पहला है आपका, कर अनियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे। दूसरा है, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ना तो पहला ही कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य जो प्रशासन है उसके बारे में बताना है। राजकुमारों को अक्सर
प्रांतों में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। दूसरा है जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। अब इसमें से भी कई सही कथन का चयन करना है कि सही कथन क्या है, तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मौर्य प्रशासन है उससे जुड़े कथनों पर विचार करना है, तो क्या है पहला कथन, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। दूसरा है आपका, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ठीक है, उसके बाद है आपका, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए मौर्य प्रशासन के छोटे प्रांतों या तक्षशिला उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया करते थे। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों का नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ठीक है, तीसरा है आपका, प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे। ये तीनों ही आंसर आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका क्या नाम था, तो मेगास्थनीज था। उसका नाम क्या था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारत में कुछ ऐसा देखा जिसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो उसने मेगास्थनीज ने देखा था उसके बारे में उसने लिखा। ठीक है, और उसके बारे में उसने क्या विवरण दिए थे उस कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है सम्राट की जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। ठीक है, दूसरा उसने लिखा था उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ठीक है, तीसरा है आपका, राजा समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। अब इसमें से बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही कथन क्या है, तो ये तीनों ही कथन जो आया आपके वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ठीक है, तीसरा दिया है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिए गए हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो कौन सा कथन है, केवल दूसरा कथन आपका राइट है। तो दूसरा कथन क्या है आपका, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो अशोक राजा था उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है आपका, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। दूसरा आपका, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरगोष्ठी लिपि में थे। ठीक है, तीसरा आपका, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युग में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं, यानी ये धर्म क्या है। तो देखिए अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा है वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले में धर्म की अभिवृद्धि भी में योगदान दे। अब इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही विचार है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही विचार थे, यानी अशोक के जो विचार थे वो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। जो जगह जगह पे शिक्षा देने जाते थे जो अधिकारी, उस अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था, तो धम्म महामाद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, धन महामाद के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए थे। ठीक है, दूसरा आपका, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तीसरा है आपका, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा यानी तीनों ही आपके राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो यानी किस लिपि से लिखी गई है, तो ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है। किस लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका कथन,
विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ठीक है। दूसरा है आपका, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बनाई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेंडू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पोडुका। क्या नाम था? अमेरिकांडू का नाम पोडुका था। ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। जो आक्रमणकारी आए थे यानी विदेशी जो आक्रमणकारी थे भारत में, वो कौन कौन से थे। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका, पहला है हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पर्शियन, उसके बाद कुषाण। यानी इन्होंने सबसे पहले विदेशी आक्रमण भारत पे किए थे। ठीक है। यहाँ पे आपका ये 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।